नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और आने वाले ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए आज मैं ज्योग्राफी के अंदर आपके सामने पेट्रोलियम से संबंधित पॉइंटों का अध्ययन करूंगा। पेट्रोलियम से संबंधित जो पॉइंट है वो पॉइंट आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ध्यान रखना, आज हम इस वीडियो के अंदर विशेष रूप से जो पॉइंट पढ़ेंगे, विशेष रूप से जो अध्ययन करेंगे, वो हम पेट्रोलियम से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम बना कैसे है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, पेट्रोलियम कैसे बना है, पेट्रोलियम धरातल के नीचे कैसे आ गया। तो इसके बारे में दोस्तों ऐसा बताते हैं कि आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर बड़ी मात्रा में उथल पुथल मची थी। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, पेट्रोलियम कैसे बना है पृथ्वी के नीचे, वो चीजें अपन पढ़ रहे हैं। ऐसा बताते इसके बारे में कि आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर बड़ी मात्रा में उथल पुथल मची थी। तो जब ये उथल पुथल सागर अथवा महासागरों के अंदर मची, जब ये उथल पुथल बड़ी मात्रा में सागर अथवा महासागरों के अंदर मची थी, तो कुछ जो विशालकाय समुद्री जीव हुआ करते थे, कुछ जो विशालकाय समुद्री जीव हुआ करते थे, वो नीचे दब गए थे। लगातार उनके ऊपर मिट्टी की लेयर के ऊपर लेयर जमती जा रही थी, जिसके कारण जो समुद्री जीव नीचे दब गए थे उनके ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। अब मिट्टी की लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जमती जा रही है, तो उसकी गहराई भी बढ़ती जा रही है। भाई, जब पृथ्वी के ऊपर बड़ी मात्रा में उथल पुथल मची थी, तो कुछ जो सागरीय जीव हुआ करते थे, समुद्री जीव हुआ करते थे, वो नीचे की तरफ दब गए थे। और जब उनके ऊपर मिट्टी की लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जमती जा रही थी, तो उनकी गहराई भी बढ़ रही थी। ऊपर से जो सागरीय जो जीव हुआ करते थे, समुद्री जीव, उनके ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे टेम्परेचर में भी वृद्धि हो रही थी। तो एक समय दोस्तों अपने पास में ऐसा आया था, अत्यधिक दबाव के चलते और अत्यधिक टेम्परेचर के चलते वो जो समुद्री जीव हुआ करते थे, वो लिक्विड में, पेट्रोलियम में तब्दील हो गए थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक्चुअल में ऐसा जियोग्राफर्स हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो बता रहे हैं कि अपने पास में पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, पेट्रोलियम बना कैसे है। तो ऐसा बताते कि अपने पास में आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर बड़ी उथल पुथल मची, समुद्री जीव हुआ करते थे, वो नीचे दब गए थे। लगातार उनके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जमती गई थी, जिसके कारण उनके ऊपर दबाव भी बढ़ता गया था, गहराई भी बढ़ती गई थी। और अत्यधिक दबाव के चलते और तापमान के चलते वो समुद्री जीव किस में तब्दील हो गए थे, तो लिक्विड में तब्दील हो गए थे। आज हम भारत के अंदर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो इंडिया है, भारत है, उसके संदर्भ में। और जो भी पॉइंट बनेंगे मैं वो एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से आपका क्लियर कर दूंगा। भारत के अंदर यदि पेट्रोलियम का जिक्र करें, इंडिया में यदि मैं पेट्रोलियम का जिक्र करूं, या इंडिया ही नहीं अपितु मैं दक्षिण एशिया में पेट्रोल का जिक्र करूं, साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर पेट्रोलियम का जिक्र करूं, तो दोस्तों दक्षिण एशिया में अथवा भारत में पहली बार जो पेट्रोलियम की खोज हुई है ना, पहली बार पेट्रोलियम की खोज हुई है, वो 1860 में हुई है, 1860 में। और 1860 में पेट्रोलियम की जो खोज की गई है, वो कहां की गई है, तो मार्गेरिटा में। और ये मार्गेरिटा जो है ना दोस्तों, ये मार्गेरिटा ये कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों मार्गेरिटा पड़ता है असम के अंदर पड़ता है। सॉरी, मार्गेरिटा जो पड़ता है वो अपने पास में कहां पड़ता है, तो असम के अंदर पड़ता है, असम। दक्षिण एशिया अथवा भारत में पहली बार जो पेट्रोलियम की खोज हुई है, पहली बार जो तेल की खोज हुई है, वो 1860 में हुई है। और ये तेल की खोज असम में हुई है। और ये तेल की खोज असम में की किसने है, तो एक कंपनी थी, असम रेलवे व ट्रेडिंग कंपनी, उसने तेल की खोज की है। लेकिन भारत में दोस्तों पहली बार जो तेल का कुआं लगा है, भारत में पहली बार जो ऑयल वेल लगा है, तेल का कुआं लगा है, वो अपने पास में कब लगा है, तो 1867 में लगा है। और तेल का कुआं लगा कहां है, तो भारत में पहली बार तेल का कुआं लगा है माकुम में। और ये माकुम भी कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों असम के अंदर पड़ता है, असम में। पहली बार तेल की खोज होती है भारत में 1860 में। तेल की खोज हुई कहां थी, तो दोस्तों अपने पास में मार्गेरिटा पड़ता है, मार्गेरिटा में। लेकिन पहली बार जो ऑयल वेल लगा था, पहली बार जो तेल का कुआं लगा है, वो तेल का कुआं कहां लगा है, तो दोस्तों अपने पास में माकुम में। और माकुम कहां पड़ता है, तो असम के अंदर पड़ता है, असम के अंदर। ये आप पॉइंट क्लियर रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये जो तेल का कुआं लगा है,
ये छोटे स्तर पर लगा था, बड़े स्तर पर इसका व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं हुआ करता था। लेकिन बड़े स्तर पर जो तेल का कुआं लगा है, व्यवसायिक दृष्टि से बड़े स्तर पर जो तेल का कुआं लगा है ना दोस्तों, वो तेल का कुआं लगा है अपने पास में डिगबोई में। बड़े स्तर पर तेल का कुआं लगा है भारत में पहली बार, वो डिगबोई में लगा है। और डिगबोई भी कहां पड़ता है, तो असम में पड़ता है। और असम के डिगबोई में तेल का कुआं लगा कब है, तो 1889 के अंदर लगा है, 1889 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। पहली बार तेल की खोज होती है 1860 में। तेल की खोज होती है मार्गेरिटा में। और किसने की थी, असम रेलवे व ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने इस तेल की खोज की थी। लेकिन पहली बार जो ऑयल वेल लगा था, पहली बार जो तेल का कुआं लगा है, वो 1867 में लगा है, माकूम में लगा है, असम में लगा है। लेकिन बड़े स्तर पर व्यवसायिक दृष्टि से जो पहली बार तेल का कुआं लगाया गया है, वो डिगबोई में लगाया गया है, डिगबोई में। और डिगबोई कहां पड़ता है, असम में। और ये तेल का कुआं लगा कब है, तो दोस्तों 1889 में लगा है, 1889 में। धीरे धीरे दोस्तों वक्त बदलता जा रहा है, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर है, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर है। लेकिन भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर है, लेकिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त भी कर ली कुछ समय के बाद में। लेकिन उसके बाद भी तेल क्षेत्रों के अंदर विकास नहीं हो रहा, तेल से रिलेटेड क्षेत्र है वो बढ़ नहीं रहे। तो तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिए दोस्तों, तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तेल एंड जो प्राकृतिक गैस निदेशालय है ना, तेल एंड प्राकृतिक गैस निदेशालय, इस तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की गई। और तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना कब की गई, 1955 में। लेकिन बाद में यही तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय तेल और प्राकृतिक गैस निगम में बदल गया। मतलब ये किस में बदल गया, ओएनजीसी में, जिसकी स्थापना कब हुई, 1956 में। जैसे ही दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना हुई, जैसे ही अपने पास में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना हुई, वैसे ही अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन की कंपनियां आ गई और ओएनजीसी के साथ में मिलकर भारत के अंदर तेल की खोज करने लगी। जैसे जैसे वो कंपनियां आके भारत में तेल की खोज करने लगी, भारत के तेल क्षेत्रों में विकास होने लगा। अब तेल क्षेत्रों में विकास होने लगा, तेल की तेल के कुएं बढ़ने लगे। तो भारत सरकार ने सोचा कि इन तेल के कुओं पर निगरानी रखने के लिए एक कंपनी बनाई जाए। और वो जो कंपनी भारत सरकार ने बनाई थी, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनाई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1959 में की गई थी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से की गई है, तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई है, ब्रिटेन के सहयोग से। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बाद में और अत्यधिक तेल के क्षेत्रों की खोज होने लगी। अब भाई साहब ओएनजीसी है ना, ओएनजीसी वो इतने बड़े स्तर पर तेल की खोज करने लगा कि ओएनजीसी की एक ब्रांच तो भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी तेल की खोज करती है। और ओएनजीसी की वो शाखा दोस्तों, ओएनजीसी की वो ब्रांच जो विदेशों में तेल की खोज करती है, उसे अपन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ओएनजीसी जो विदेश लिमिटेड है, जो विदेशों में तेल की खोज करती है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई है। एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करता चलूंगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको 1% भी नहीं आने दूंगा। क्वेश्चन ये है, हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बना वो मैंने सबसे पहले आपसे बताया। फिर भारत के अंदर पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कहां हुई थी, तो अपने पास में एक स्थान पड़ता मार्गेरिटा, जो असम के अंदर पड़ता है। यहां तेल का पहला कुआं कहां लगा, 1867 में माकूम में। माकूम भी कहां है, असम में। लेकिन बड़े स्तर पर जो व्यवसायिक दृष्टि से तेल का कुआं लगाया गया था, वो डिगबोई में फर्स्ट तेल का कुआं लगा है, असम के अंदर 1889 में। लेकिन तेल के क्षेत्रों का वास्तविक विकास करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की गई। तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय 1955 में बना, जिसका नाम बदल के 1956 में ओएनजीसी कर दिया। जैसे ही ओएनजीसी की नींव रखी जाती है, बहुत सी कंपनियां भारत में आती है और तेल की खोज करने लगती है। अनेक देशों की तेल के क्षेत्रों में वास्तविक विकास होने भी लगा था। अब ओएनजीसी भी इतनी बड़ी ब्रांच बन गई कि ये ओएनजीसी भी विदेशों में तेल की खोज करने लगी। ओएनजीसी की वो ब्रांच, वो शाखा जो विदेशों में तेल की खोज करती है, उसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड बना कब है, तो 1965 में बना है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना
कब हुई है, तो 1959 में हुई है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो 1959 में हुई है, ये कौन से देश के सहयोग से हुई है, तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई है। यहां तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छी भी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करते रहना, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा जो आज तक आपके मन में डाउट का विषय बने हुए थे। आज तक आपके दिल और दिमाग में जो डाउट बना हुआ था वो एक एक पॉइंट मैं आपका अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब भारत के अंदर मैं तेल क्षेत्रों का जिक्र करूं तो भारत के अंदर दोस्तों 4 तेल के क्षेत्र मिलते हैं। भारत के अंदर मैं ऑयल वेल का जिक्र करूं, तेल क्षेत्रों का जिक्र करूं, तो भारत के अंदर ना अपने पास में 4 तेल के क्षेत्र मिलते हैं। भारत के अंदर तेल क्षेत्र कितने मिलते हैं, 4 तेल के क्षेत्र है। जिसमें यदि मैं फर्स्ट तेल का क्षेत्र देखूं तो दोस्तों इसमें अपने पास में नाम आता है असम या ब्रह्मपुत्र घाटी जो तेल क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, इसका नाम आता है असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। सेकंड अपने पास में नाम आता है वो दोस्तों गुजरात तटीय तेल क्षेत्र का नाम आता है। गुजरात तटीय जो तेल का क्षेत्र है उसका नाम आता है अपने पास में। और थर्ड यदि मैं देखूं दोस्तों, थर्ड तो अपने पास में नाम आता है पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र। अपने पास में नाम आता है पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र का नाम आता है पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र। और यदि मैं फोर्थ देखूं दोस्तों, फोर्थ तो अपने पास में जो नाम आता है उसमें नाम आता है पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर मैं तेल के क्षेत्रों का जिक्र करूं, ऑयल वेल का जिक्र करूं तो भारत में ऑयल फील्ड का जिक्र करूं तो 4 ऑयल फील्ड भारत में आज के दिन मौजूद हैं। जिसमें अपने पास में असम या ब्रह्मपुत्र वैली ऑयल फील्ड, गुजरात कोस्टल ऑयल फील्ड और वेस्टर्न ऑफशोर मतलब पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र, और अपने पास में नाम आता है पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। यहां तक आप क्लियर रखिएगा। अब मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं, उस मैप के आधार पर एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा, कौन सा ऑयल फील्ड कहां है और कितना वहां से तेल निकलता है। छोटा सा मैं इंडिया का एक मैप बना लेता हूं, उस इंडिया के मैप के आधार पर ही हम देखेंगे कौन से राज्य से कितना मात्रा में तेल निकाला जा रहा है। तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि दोस्तों अपने पास में एक भारत है, इंडिया है। बहुत छोटा सा बनाएंगे अपन, जिसके अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि कौन से इलाके से कितना तेल निकल रहा है वो सारी चीजें बताना। ऐसा मैं मान लेता हूं कि दोस्तों अपने पास में एक इंडिया है, भारत है, और इसके अंदर मैं ऑयल फील्ड का जिक्र करूं तो सबसे पहले अपने पास में नाम आता है अपने पास में असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। दोस्तों ये असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र यहां फैला है। ये जो अपने पास में ऑयल फील्ड है ना, ये वाली, ये है दोस्तों अपने पास में असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र है, इसकी शुरुआत अपने पास में यहां एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है दिबांग घाटी। इस दिबांग घाटी से इसकी शुरुआत होती है और असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र है, ये अपने पास में सूरमा घाटी तक लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यदि मैं असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र का जिक्र करूं फर्स्ट का, तो असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र जिसकी शुरुआत दिबांग घाटी से होती है और ये जो सूरमा घाटी है ना, सूरमा वैली, वहां तक ये तेल क्षेत्र फैला है। ध्यान रखना, इस तेल क्षेत्र के अंदर में, इस तेल क्षेत्र के अंडर में असम के 2 जिले आते हैं। असम का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों शिवसागर। असम का एक जिला पड़ता है शिवसागर और असम का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। असम के 2 जिले शिवसागर और डिब्रूगढ़ जो जिले हैं वो कौन से तेल क्षेत्र में आते हैं, तो असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों आपने अभी पढ़ा है कि अपने पास में एक डिगबोई तेल का क्षेत्र है। अपने पास में जो डिगबोई तेल का क्षेत्र है ना दोस्तों, डिगबोई, ये जो डिगबोई तेल क्षेत्र है, ऑयल फील्ड है डिगबोई, ये डिगबोई तेल क्षेत्र कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो असम के डिब्रूगढ़ जिले के अंदर स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 13 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। 13 वर्ग किलोमीटर के अंदर डिगबोई तेल क्षेत्र फैला है। और दोस्तों अपने पास में एक तेल का क्षेत्र है जिसका नाम है पैरोला तेल का क्षेत्र है। एक अपने पास में हंगरी
हंगरी जन मोरान ये तेल का क्षेत्र पड़ता है, हंगरी जन मोरान। और एक अपने पास में नाहर कटिया, नाहर कटिया ये भी तेल का क्षेत्र है। और नाहर कटिया, हंगरी जन मोरान और पैरोला जो ऑयल फील्ड है, तेल का क्षेत्र है, वो किस इलाके के अंदर स्थित है? तो असम या ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर तेल के क्षेत्र देखे जाएं तो 4 तेल के क्षेत्र है, असम या ब्रह्मपुत्र घाटी। तो सबसे पहले हमने असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र का जिक्र किया है। ये असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र है, इसकी शुरुआत दिबांग घाटी से होती है और सूरमा घाटी तक ये फैला है। असम या ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर 2 जिले फेमस है, शिवसागर और डिब्रूगढ़ जिले असम के फेमस है। असम के अंदर जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र सबसे पहले लगा था डिगबोई में 1889 में, वो डिगबोई तेल क्षेत्र डिब्रूगढ़ जिले में है। और ये डिगबोई तेल क्षेत्र है, ये 13 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्लियर, यहां तक क्लियर रखिएगा। इसी तेल क्षेत्र के अंदर अपने पास में एक तेल का इलाका पड़ता है पैरोला, असम के अंदर। हंगरी जन मोरान ऑयल फील्ड पड़ती है असम के अंदर। और नाहर कटिया, नाहर कटिया जो तेल का क्षेत्र है वो भी असम के अंदर पड़ता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है गुजरात तटीय तेल क्षेत्र। ये जो इलाका पड़ता है ना, ये वाला इलाका, ये गुजरात तटीय तेल क्षेत्र, ये है अपना देश का दूसरा तेल क्षेत्र। गुजरात तटीय तेल क्षेत्र का जिक्र करूं तो दोस्तों ये है अपने देश का सेकंड जो ऑयल फील्ड है, दूसरा तेल क्षेत्र है वो। यदि मैं भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र देखूं तो वो है अपने पास में पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र। लेकिन भारत का दूसरा बड़ा, दोस्तों सेकंड बड़ा यदि ऑयल फील्ड देखा जाए, भारत का दूसरा बड़ा तेल क्षेत्र देखा जाए तो गुजरात तटीय तेल क्षेत्र, ये भारत का दूसरा बड़ा तेल क्षेत्र है। इस तेल क्षेत्र में अपने पास में नाम आता है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर का नाम आता है। इस तेल क्षेत्र में अपने पास में कलोल का नाम आता है, कलोल। अपने पास में इस तेल क्षेत्र में नाम आता है लूनेज, अपने पास में नाम आता है सानंद, सानंद। और इस तेल क्षेत्र में अपने पास में नाम आता है खंबात। गुजरात जो तटीय तेल क्षेत्र है, गुजरात जो कोस्टल ऑयल फील्ड है, ये गुजरात तटीय तेल क्षेत्र भारत का दूसरा बड़ा तेल क्षेत्र है। इस तेल क्षेत्र में अंकलेश्वर, खंबात, कलोल, लूनेज, सानंद आदि को शामिल किया गया है। ध्यान रखना ये ऑयल फील्ड पड़ते हैं, ये गुजरात तटीय तेल क्षेत्र में पड़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले अपने पास में नाम आता है अंकलेश्वर। ये जो अंकलेश्वर तेल का क्षेत्र है, आप सभी को मालूम है कि गुजरात के अंदर है। और ये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के कौन से जिले में है? तो दोस्तों यहां गुजरात का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बड़ौच, उस बड़ौच जिले के अंदर है। ये तेल क्षेत्र कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। ये जो तेल का क्षेत्र है अंकलेश्वर, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। और इस तेल क्षेत्र के अंदर अपने पास में तेल का उत्पादन, ऑयल का प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ था? तो 1961 के अंदर यहां से अपने पास में तेल निकालना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। अंकलेश्वर जो से तेल का क्षेत्र है वो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है, गुजरात के कौन बड़ौच जिले में पड़ता है। यहां तेल के क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो 1958 में। और यहां से तेल निकालना स्टार्ट कब हुआ है? तो 1961 में यहां से तेल निकालना स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा ये जो गुजरात तटीय तेल क्षेत्र पड़ता है अपने पास में, गुजरात तटीय तेल क्षेत्र, इस गुजरात तटीय तेल क्षेत्र के अंदर अपने पास में शक्ति, अपने पास में शक्ति, अपने पास में ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, अपने पास में भाग्यम, भाग्यम, अपने पास में मंगला, ये तेल के कुएं पड़ते हैं गुजरात तटीय तेल क्षेत्र में। ध्यान रखना, शक्ति, ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला, शक्ति, ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला, ये दोस्तों तेल के कुएं हैं। और ये जो तेल के कुएं हैं ये किसके अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे दोस्तों गुजरात तटीय तेल क्षेत्र में स्थित है। यहां तक क्लियर? 2 तेल क्षेत्र हमने पढ़े हैं, पहला असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, सेकंड हमने पढ़ा है कि गुजरात जो तटीय तेल क्षेत्र है इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र, वेस्टर्न जो ऑफशोर ऑयल फील्ड है उसका। ये है अपने पास में पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र। वैसे मैं आपसे बता दूं कि अपतट क्या होता है। बहुत बार हम सुनते हैं अपतट, अपतट, अपतट। अपतट है क्या?
दोस्तों जैसे ही आप ये मुख्य भूमि से पानी के अंदर आएंगे, तो यहां आप जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाएगी, जमीन की गहराई भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो गुजरात का आसपास का, सॉरी, ये जो पानी के आसपास का इलाका है, ये जमीन आपने देखी होगी, ये मतलब धरातल के आसपास का इलाका है, यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक कि जो जमीन पानी में डूबी हुई है, जो जमीन पानी के अंदर डूबी हुई है और जो किनारे के साथ में है, उसे अपन अपतट के नाम से जानते हैं, अपतट के नाम से, ऑफशोर के नाम से। जैसे ये मानो कर्नाटक है, कर्नाटक से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे अरब सागर में, पहले आप ऐसा कोई अरब सागर में सीधा कूद जाओगे, पहले जैसे आप बढ़े तो आपके पैर पैर डूबे हैं, फिर आगे बढ़े घुटने तक पानी आ गया, आगे बढ़े पेट तक पानी आ गया, आगे बढ़े तो आप डूब गए। धीरे धीरे ये जमीन की गहराई बढ़ती जा रही है और जो जमीन तट के साथ में है और पानी के अंदर डूबी हुई है, उसे अपन अपतट के नाम से जानते हैं, ऑफशोर के नाम से जानते हैं। तो अपने पास में थर्ड है, ये है पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र का जिक्र करें तो दोस्तों ये जो तेल क्षेत्र है ना, ये देश का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। देश का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का जिक्र करूं, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, तो अपने पास में पश्चिम अपतट है थर्ड। देश का सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है वो पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र, ये देश का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। इस तेल क्षेत्र के अंदर यदि मैं देखूं तो इस तेल क्षेत्र में अपने पास में जो शामिल किया गया है वो किस किस को शामिल किया गया है। एक तो अपने पास में नाम आता है आलिया बेट, आलिया बेट का। एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है किसका, तो खादिया बेट का, आलिया बेट और खादिया बेट। और एक अपने पास में नाम आता है किसका, तो दोस्तों अपने पास में नाम आता है बॉम्बे हाई। इन तीन इलाकों को शामिल किया गया है, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड पूछा जाए, तो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र। इस तेल क्षेत्र में आलिया बेट, खादिया बेट और बॉम्बे हाई को शामिल किया गया। आलिया बेट, खादिया बेट और बॉम्बे हाई को शामिल किया जाता है। आलिया बेट और खादिया बेट जो तेल के क्षेत्र है, यहां से अपने पास में एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा। इसके जस्ट नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम है तापी। नर्मदा और तापी नदियां यहां पर अपने पास में, ये गल्फ है खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। नर्मदा और तापी नदियां जहां पर गिरती है वो इलाका पड़ता है खंबात की खाड़ी का, गल्फ ऑफ खंबात। और उस खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में अपने पास में दो क्षेत्र स्थित है तेल के, दो द्वीप भी हैं। इन द्वीपों के नाम भी हैं आलिया बेट और खादिया बेट। आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप या आलिया बेट और खादिया बेट तेल के क्षेत्र कहां है, तो खंबात की खाड़ी में है और नर्मदा और तापी नदी का मुहाना या एस्चुरी है, वहां पर ये स्थित है। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है बॉम्बे हाई का, बॉम्बे हाई। यहां पर अपने पास में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मुंबई, और उस मुंबई के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में यहां पर स्थित है अपने पास में बॉम्बे हाई, यहां पर स्थित है बॉम्बे हाई। ये जो बॉम्बे हाई तेल का क्षेत्र पड़ता है ना दोस्तों, बॉम्बे हाई तेल का क्षेत्र, ये मुंबई के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 176 किलोमीटर दूर है, 176 किलोमीटर दूर है। जितना पूरे भारत के अंदर तेल निकाला जाता है, जितना पूरे भारत से तेल की हमें प्राप्ति हो रही है, उसमें लगभग ध्यान रखना 45% बॉम्बे हाई की हिस्सेदारी है, 45% बॉम्बे हाई। जितना भारत में तेल का उत्पादन हो रहा है, तेल का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये ध्यान रखना उसमें 45% हिस्सेदारी बॉम्बे हाई की है। बॉम्बे हाई से जो तेल मिलता है ना दोस्तों, बॉम्बे हाई से तेल, वो ध्यान रखना ये अपने पास में 1900 मीटर की गहराई में मिलता है, 1900 मीटर की गहराई में। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो बॉम्बे हाई जो तेल का क्षेत्र है वो 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो है ये, इस तेल क्षेत्र की खोज ही कब हुई थी, तो बॉम्बे हाई तेल के क्षेत्र की खोज हुई थी 1973 में। और बॉम्बे हाई जो तेल का क्षेत्र है, यहां से प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था, उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो बॉम्बे हाई से तेल का जो उत्पादन शुरू हुआ था वो 1976 में, 1976 में तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। बॉम्बे हाई तेल के क्षेत्र की खोज 1973 में हुई थी और यहां से उत्पादन 1976 में शुरू हुआ था। बॉम्बे हाई से जो तेल मिलता है दोस्तों, उसमें कैरोसिन की मात्रा अधिक होती है।
बॉम्बे हाई से जो तेल मिलता है उसमें केरोसिन की मात्रा अधिक होती है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र है। भारत में सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन या तेल का उत्पादन कहां से हो रहा है, तो बॉम्बे हाई से हो रहा है। यह है दोस्तों आपका पश्चिम अपतटीय। अब हम जिक्र करेंगे, अपने पास में एक इलाका पड़ता है पूर्वी अपतटीय इलाका, पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र का जिक्र करूं तो दोस्तों ये देश का सबसे नया, ये देश का सबसे नया, ये है ना देश का सबसे नया तेल क्षेत्र है। देश का सबसे नया तेल क्षेत्र का जिक्र करूं तो पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र है। और पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र के तहत अभी से तेल की खोज ही की जा रही है। पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र के तहत अभी से तेल की खोज ही की जा रही है। अब तेल की खोज कौन कौन से नदी के क्षेत्र में की जा रही है, तो यहां से दोस्तों अपने पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी, यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है कृष्णा, यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। और ये जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का इलाका पड़ता है, इस गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में तेल की खोज की जा रही है। पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र नया तेल क्षेत्र है, इसके तहत गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में तेल की खोज की गई है। कुछ तेल के कुएं भी मिले हैं जिसमें अपने पास में नाम आता है, एक तेल का क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है रावा, और एक तेल का क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अमलापुर। रावा और अमलापुर जो तेल के क्षेत्र है गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में है, और ये रावा और अमलापुर तेल के क्षेत्र हैं, ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं और ये पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र का हिस्सा है। यहां तक मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट दोस्तों आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का टेंशन आपको नहीं लेने का 1% भी। कोई भी यदि डाउट फिर भी आपके मन में रहता है तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट करके आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कमेंट में ही। लेकिन यहां तक जो भी पॉइंट आपके मन में आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि जब आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो सारे पॉइंट आपके एक एक करके क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, तो अब मैं भारत के अंदर कुछ तेल रिफाइनरी पड़ती है, भारत के अंदर कौन सी तेल रिफाइनरी है, वो कौन से राज्य के अंदर पड़ती है, उनके बारे में भी देख लेता हूं, क्योंकि बहुत बार उनसे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। तेल रिफाइनरी, कौन सी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है, वो सारे पॉइंट अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा शायद, और आप वीडियो को बैक करके देख लो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के दिन में हिंदुस्तान में तेल रिफाइनरी देखूं, अपने पास में टोटल तेल रिफाइनरी, तो टोटल जो तेल रिफाइनरी पड़ती है अपने पास में, वो तेल रिफाइनरी अपने पास में 25 से 25 तेल रिफाइनरी, जिसमें 23 तो काम कर रही है और 2 तेल रिफाइनरी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन। भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी का जिक्र करें तो अपने पास में एक डिगबोई पड़ती है, डिगबोई। और ये डिगबोई कहां पड़ती है, तो दोस्तों असम के अंदर पड़ती है। और ये डिगबोई तेल रिफाइनरी 1901 में लगी थी। सबसे लास्ट जो तेल रिफाइनरी लगी है उसका नाम है पाराद्वीप, और पाराद्वीप जो तेल रिफाइनरी है वो उड़ीसा में 2010 में लगी थी। आज के दिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेल रिफाइनरी देखी जाए तो सबसे ज्यादा तेल रिफाइनरी कहां है, तो दोस्तों आप बताएंगे सबसे ज्यादा तेल रिफाइनरी असम में। अब कौन सी तेल रिफाइनरी भारत के कौन से राज्य के अंदर पड़ती है वो देखें। वैसे सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का जिक्र करूं तो जामनगर में है, और जामनगर गुजरात के अंदर है। ये भी पॉइंट क्लियर रखिएगा। चलिए, एक अपने पास में तेल रिफाइनरी है जिसका नाम है दोस्तों डिगबोई। एक अपने पास में तेल रिफाइनरी है जिसका नाम है नूनामती, नूनामती। एक अपने पास में तेल रिफाइनरी है जिसका नाम है दोस्तों बोगाईगांव, बोगाईगांव, और ये बोगाईगांव तेल रिफाइनरी। और एक अपने पास में तेल रिफाइनरी है जिसका नाम है नुमातीगढ़, नुमातीगढ़। ये सारी असम के अंदर स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, असम में। डिगबोई, नूनामती, बोगाईगांव और नुमातीगढ़ असम के अंदर पड़ती है। ठीक है, एक अपने पास में पाराद्वीप, ये तो उड़ीसा में है, नो डाउट आपको पता भी है। एक अपने पास में तेल रिफाइनरी है जिसका नाम है हल्दिया, और ये हल्दिया कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। एक अपने पास में तातीपाका, तातीपाका, तातीपाका तेल रिफाइनरी है। और एक अपने पास में विशाखापत्तनम तेल रिफाइनरी है। विशाखापत्तनम और तातीपाका आंध्र प्रदेश में पड़ती है। एक अपने पास में दोस्तों मनाली तेल रिफाइनरी है, मनाली। एक अपने पास में दोस्तों चेन्नई तेल रिफाइनरी है। मनाली और चेन्नई ये तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। एक अपने पास में कोच्चि तेल रिफाइनरी है, कोच्चि जो केरल के अंदर पड़ती है।
एक अपने पास में मंगलोर तेल रिफाइनरी है जो कर्नाटक के अंदर पड़ती है। एक अपने पास में ट्राम्बे है, ट्राम्बे वहां पर भी पड़ती है तेल रिफाइनरी। जामनगर अपने पास में गुजरात में पड़ता है, यहां पर भी तेल रिफाइनरी है। और एक वादीनार 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 तेल रिफाइनरी है, ये भी गुजरात में। एक कोयली तेल रिफाइनरी है, कोयली, ये भी गुजरात में पड़ती है। एक बीना तेल रिफाइनरी है, बीना मध्य प्रदेश में पड़ती है। दोस्तों एक बरौनी तेल रिफाइनरी है, बरौनी, और ये बरौनी तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो बिहार के अंदर है। एक मथुरा तेल रिफाइनरी है और एक भटिंडा, मथुरा उत्तर प्रदेश में और भटिंडा तेल रिफाइनरी पंजाब में। और पानीपत तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो हरियाणा के अंदर। ये देश की फेमस तेल रिफाइनरी है, प्रसिद्ध तेल रिफाइनरी है। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर आप तो बता रहे थे 25 हैं जिसमें से 23 काम भी कर रही है, लेकिन आपने तो इसमें से 23 नहीं लिखवाई। तो दोस्तों जैसे अपना ये ट्राम्बे पड़ता है, ट्राम्बे महाराष्ट्र, यहाँ पर 2-3 तेल रिफाइनरी, एक बीपीसीएल की, एक एचपीसीएल की है। और ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ एक से ज़्यादा भी तेल रिफाइनरी, कहीं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, कहीं पर भारत पेट्रोलियम की है, कहीं पर इंडियन ऑयल की है, कहीं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। तो ऐसे एक स्थानों के ऊपर 2 से ज़्यादा भी तेल रिफाइनरी है। ये पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। और एक पॉइंट साथ के साथ में जाते जाते ये भी ध्यान रखना कि जो तेल होता है वो बैरल में तेल जो होता है वो बैरल में मापा जाता है। तेल किस में मापा जाता है, तो बैरल में। और एक बैरल कितना होता है, एक बैरल 159 लीटर होता है, 159 लीटर तेल जो होता है। ये ध्यान रखिएगा, तेल जो होता है वो किस में मापा जाता है, तो बैरल में मापा जाता है, तेल बैरल में मापा जाता है। और एक बैरल कितना होता है, 159 लीटर होता है, 159। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना और मेरे साथ बने रहना, अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मेरे साथ बनाकर रखना। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।